है पूर्व प्रधान वरिष्ठ नेता सुलेमान हाजी, उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो हम आपको जितने भी अभी ये ईद भी आ रही है और गणतंत्र दिवस गया है और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स गए हैं, उसके आपको विशेष कहेंगे। वेरी वेरी हैप्पी विश। सर जिस तरह से मोदी सरकार ने दावा किया है कि 400 के पार सीटें जाएगी और कांग्रेस भी अपनी रणनीति में लग गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो आपका चैनल है मानव चेतना, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी बात रखने का हमारे को मौका दिया और आप हमारे बीच है। हमें इस रमज़ान के मुबारक महीने में आपके चैनल के लिए तरक्की के लिए दुआएं करते हैं कि आप और तरक्की करें आपका चैनल। और मैं सबसे पहले आपको जो आपने मेरे से पूछा उससे पहले मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को तहे दिल से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले जो अभी रमज़ान के बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं उनके भी एडवांस में मैं सभी प्रदेश देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा जो ये पवित्र महीना है रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इसमें हमारा तीसरा असरा चल रहा है, शुरू हो गया है। और ये इतना बाबरकत महीना है, ये हमारा जो वक्त जो 8-7 दिन का जो रह गया है, ये बड़ा ही बामुबारक रस है। इस मौके पर मैं सब अभी जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो लोग हमारे यहाँ पे हम लोगों को कलाम पाक की तिलावत, हम लोगों को तरावी का एहतमाम, नमाज का एहतमाम करना चाहिए। और हम लोगों को जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे उस तरीके के लोग हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर हमें हिस्सा और ज़कात और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मदद का हमारे ऊपर हक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस लायक किया है और सब लोगों को इस लायक किया है कि उनकी मदद की जाए, और उनकी मदद ऐसे दायरे से की जाए कि उनको आप एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता लग रहा आप उनकी मदद कर रहे हो, फोटो दे रहे हो, और उनकी नज़र से और उनके हमारे देने से उनके चेहरे पे मायूसी आए, वो अच्छा नहीं है। बल्कि आप उनके घर पहुंचाइए और उनकी मदद, और जो यतीम है बच्चे, उनके ऊपर हमारा देखने का हमारा फर्ज है कि उनकी मदद करें। और इस बाबरकत महीने में मैं पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। सेकुलर मुल्क है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और सब अपने अपने त्यौहार मिलके मनाते हैं। इसीलिए हमें मिलके भी हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आगे रहना चाहिए। लेकिन हमारा ये मुल्क आज जो है, यहाँ पे नफ़रत का एक बाज़ार कुछ लोगों ने खोल दिया है, जो नफ़रत की राह पे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों को संदेश जताता हूँ, जब इस मुल्क को हमने आज़ाद कराया 1947 में, जब आज़ाद कराया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिल के आज़ाद कराया, तो हमारा इसमें पूरा हक है। हिंदू का भी उतना ही हक है, सिख का भी उतना है, मुस्लिम का भी उतना ही हक है, तो बराबर का दर्जा है, तो हम बराबर के हकदार हैं। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और ये सब चीज़ें जो चली हैं, जो हमारे कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ और अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए और मुल्क की तरक्की के और मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जैसे मेरा क्वेश्चन का भी आपसे पहले पूछा, मोदी सरकार ने 400 सीटों को पार करने का दावा किया है, तो क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार की सीटें 400 पार हो पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि 400 पार, ये बताइए मुझे गैब की बात का कैसे पता है? कोई चीज़ हो ही नहीं है और उसका मुझे कैसे पता है? कोई चीज़ एक बक्से के अंदर है, उसका ताला लगा हुआ है, उसके अंदर क्या है, तो ये कैसे पता है? इससे ये जाहिर होता है कि लोग धांधली करते हैं और ये लोग मशीनों में गड़बड़ी करते हैं और वोट को वो करने का काम करते हैं। तो ये इनका एक इसलिए 400 पार का नारा है। लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं बाबरकत महीने में दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला कि 400 पार नहीं होगा, बल्कि हम हमारे जो इंडिया, जो हमारी जो मिलजुल के हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग ही सरकार बनाएंगे और हम ये 400 पार का दावा खोखला है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से और मैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 400 का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन 400 का दावा तो आप जब करते अगर आप विकास के मुद्दे पे बात करते, अगर आप जो आपने 2 करोड़ हर साल रोजी नौकरी देने का वादा किया था वो आप देते, आपने बेरोजगारी को हटाने का काम किया बोला था आप वो करते, आपने काला धन वापसी का वादा किया था आप काला धन वापस लाते, आपने तो और आपने क्या है कि आपने हिंदू मुस्लिम में लड़ाना है और आपने मंदिर और मस्जिद में लड़ाना है और आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लड़ाना है
आप ये लड़ा के और वोट हासिल करते हैं। इन चारों मुद्दों को आप 6 मुद्दों को अलग रख दीजिए और चुनाव मैदान में आ जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव बहुत करीब है, आपको पता ही है सर, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? क्या राहुल गांधी फिर से लड़ेंगे, फिर से आएंगे, सरकार फिर से आएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा हमारी कर्नाटक में सरकार बनी। सरकार बनने से पहले हमने जो वायदे किए थे, तो हमने ठीक शपथ लेने के 2 घंटे के बाद उन वायदों को पूरा किया। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस ने धरातल पे काम किया है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ 6 एम्स हैं, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज आपके यहाँ मेट्रो है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज आपके यहाँ कंप्यूटर है, वो किसकी देन है? 70 साल पहले आपके यहाँ सुई नहीं बनती। आज आपके यहाँ एरोप्लेन है, आज आपके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, आपके यहाँ सारा नेटवर्क है। अगर ये सब कुछ ना होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? और ये सब कुछ कांग्रेस ने कमाया। कांग्रेस ने ITI सब चीज़ें खोली हैं। कांग्रेस ने हर चीज़ पे काम किया है। उत्तराखंड को ले लीजिए आप, सबसे पहला टर्मिनल हमने बनाया डाट काली मंदिर का। उसके बाद जो दूसरे हमारे यहाँ 2 स्टेडियम बने हैं, जो हमारे यहाँ हल्द्वानी के अंदर बना है बच्चों के खेल के लिए, जो हमारे यहाँ रायपुर में बना है, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। हमारे यहाँ सबसे पहले देहरादून में 3 फ्लाईओवर बने। सबसे पहले हमारा ISBT वाला फ्लाईओवर बना, हमारा ISBT वाला बना, आपका ये बल्लीवाला वाला बना, आपका हमारा बल्लभपुर चौक वाला बना। ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस जो संविधान को बचाया जाए, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी, हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और जनता का उद्धार होगा और जनता के काम होंगे। जो इनके झूठे वायदे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पे जनता पानी फेरेगी। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, तो मोदी सरकार ने, और जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम था और पैसा इलेक्शन में चाहिए था सारा का सारा, तो खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बदले की भावनाएं चल रही हैं। ये खाते सीज करना या केजरीवाल को अंदर करना या संजय सिंह को अंदर, ये सारी एक वो है। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमने संसद में देखा है, हमने टीवी पे देखा है, दानिश अली को क्या कुछ नहीं कहा गया। संसद के अंदर में आपसे वो शब्द नहीं बोल सकता। ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ थी, उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके लिए और प्रमोशन कर दिया गया। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नफरत का बाजार है। खाते सील कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब जनता को चुनाव की तरफ से जनता का ध्यान भटकाना है कि भाई आज खाते सील कर दो, आज इशू कर दो, ताकि ये चुनाव में कोई प्रोग्रेस ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस डरेगी नहीं और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। माननीय राहुल गांधी जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव से लड़वाएंगे और मेहनत कर रहे हैं। हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि वो बहुत तरक्की करें और कांग्रेस तरक्की करें। सर, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार, मोदी सरकार का दावा है कि हर जगह हमने इतने रोजगार दिए हैं, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ पे? महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई की मुद्दा ले लीजिए आप। सिलेंडर जब हमारी सरकार थी तो 350 रुपये का सिलेंडर, उसके बाद हमारी कांग्रेस सरकार में हमने 450 रुपये का सिलेंडर किया, 400 रुपये। आज सिलेंडर आपका 1000 पार है, 1100 रुपये का आपका सिलेंडर है। तो आज ये बताइए कि उस टाइम में हमने, और उस समय ये, और आप तेल का रेट ले लीजिए, आप सरसों का तेल ले लीजिए, हमारी सरकार में 80 रुपये लीटर। आज की सरकार में देख लीजिए आप कितने रुपये लीटर, 200 पार है, 240 रुपये, 250 रुपये है। आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, आप अनाज को उठा लीजिए, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, आज कितना हमारा पार है। मतलब ये अब उस समय वो सीती रानी वो सिलेंडर को लेके और बैठ जाती थी, आज कहाँ है भाई वो लोग? सिलेंडर इतना महंगा है, अनाज इतना महंगा है, आज किसान परेशान है। आज बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, बेरोजगारी फैली हुई है। हमारी सरकार में उत्तराखंड को ले लीजिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे उद्योग लगे हैं। हमारे यहाँ सेलाकुई में लगाया है, सिडकुल में लगाया है, भगवानपुर में लगाया है, हमारे यहाँ, हमारे उधम सिंह, हमारे कितने उद्योग नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में लगे। उसके बाद एक बता दीजिए आप, कोई आपका, तो बेरोजगारी तो फैलेगी, रोजगारी की तरफ। अब दूसरी चीज़ें और देख लीजिए, रोजगारी का मुद्दा है, आप किसान का मुद्दा ले लीजिए। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमें अनाज पैदा करके देता है। उस किसान की कितने किसानों की शहादत हुई, कितने किसानों को आपने रोड पे भटक रहे हैं, कितने किसान
वो बुरा हाल है। जो हमें अन्नदाता है, आज आप कह रहे हो हम अनाज दे रहे हो, अरे किसान अगर अनाज नहीं पैदा करेगा तो मोदी जी अनाज कहाँ से देंगे? अनाज तो किसान पैदा करता है। किसान जब खेत में जाता है रात को 2 बजे पानी लगाता है, रात को पूरे 6 महीने के लिए वो अपना मुंह बंद के रहता है कि अनाज आएगा, ऊपर से ओले पड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, सब कुछ है। किसान त्रस्त है, किसान तभी तो आत्महत्या क्यों करेगा? तो बेरोजगारी पूरे चरम पर है और ये सरकार रोजगार के मामले में और ये बिल्कुल विफल है, फेल है बिल्कुल। तो सर जैसे कि नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, चारों तरफ युवा परेशान है, घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या करें? मैंने अभी आपको कहा ना, इनका नज़रिया वहाँ नहीं है बिल्कुल भी। अब नशे के कारोबार को सरकार चाहे तो इसको कम कर सकती है। हमारी सरकार थी कितने परसेंट था उस समय, और आप देखिए कितने परसेंट है। ये नशे की तरफ को तो छोड़ दो, इन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज आप अंकिता हत्याकांड को देख लीजिए, अंकिता हत्याकांड वाले को अभी जांच नहीं हुई है। माननीय मंत्री, जो मंत्री रायबर है उसका बेटा है। आज बताइए आप, अभी हल्द्वानी में देख लिए कितनी मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई है। क्या हो रहा है? मतलब आप